अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी असीम बधाइयाँ। आप बहुत खुश रहिए, आपके बच्चे तरक्की करें, आपका भविष्य बहुत खूबसूरत हो, आपको अच्छी नौकरी लगे, आप देश की सच्चे दिल से सेवा कीजिए, देश का नाम विदेशों में रोशन कीजिए। ऐसी मैं आपको मंगल शुभकामनाएं देता हूं आज 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो महात्मा गांधी का देश है, जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान विजनरी शख्स पैदा हुए, जिन्होंने उस वक्त इतने विजनरी फैसले लिए कि भारत बहुत बड़े मुकाम की तरफ बढ़ चला। परिस्थितियां कुछ और भी होंगी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिन्होंने एक ऐसे समाज का हाथ पकड़ा जो रोता था, बिलखता था, जो टूट चुका था, उसको जीना सिखाया। आप उससे पहले जाके देखें भगत सिंह के आप विचार कभी पढ़ें तो आपको लगेगा कि भाई इनके विचार तो दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ विचारों में एक हैं। राजगुरु बिस्मिल, आप देख सकते, राम प्रसाद बिस्मिल, आप देखिए कि हमारे इतिहास में कैसे लोग रहे हैं, हमारे पूर्वज कितने महान रहे हैं। जब आप सोचेंगे तो सच में आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, जब आप जानेंगे कि हमारे महात्मा गांधी को पूरी दुनिया जानती, पूरी दुनिया उन्हें पूजती है, उनके नक्शे कदम पे चलती है। पूरी दुनिया, यहाँ के पूर्वज, हमारे पूर्वजों के नक्शे कदम पे दुनिया चलती है आज भी। तो आप सोचकर आपको बहुत खुशी मिलेगी और इतने बुरे वक्त, बुरे हालात में भी आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाएगी। लेकिन मैं मैं आपको अपने इतिहास के स्वर्णिम गुणगान करने के लिए मैं नहीं आया हूं, क्योंकि आंखों पे पट्टी बांधकर सिर्फ फूलों की खुशबू लेना यह भविष्य के लिए बहुत बेकार चीज होती है। मेरी आपको सबसे पहले शुभकामनाएं हैं इस 15 अगस्त पे कि आप जीवन में खूब तरक्की करें, आपकी अगली जनरेशन बहुत बड़े पदों पे पहुंचे, बड़े बड़े कॉरपोरेट में पहुंचे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्री खड़ी करें, आप सभी लोग सम्मान पूर्वक जीवन यापन करें। संविधान, भारत के संविधान ने जितने भी अधिकार आपको दिए हैं वो सभी अधिकार आपको हासिल हों, ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें। सिर्फ टीवी फोटो मीडिया पे अच्छी अच्छी फोटो डाल के या फर्जीवाड़े से अपने बारे में लोगों को बस दिखा कि हम तो बहुत खुश हैं। वो हमारे गांव में कहावत होती है ना कि नीचे लुंगी फटी है लेकिन ऊपर हमने कोट पहन के फोटो खिंचवा लिया। ये नहीं चाहिए। अगर आपको सही मायने में समाज की तरक्की चाहिए, अगर आपको सही मायने में चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको चीजों की समझ होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना। मेरा नाम है डॉक्टर पी के सिद्धांत। मैंने डबल टाइम जेआरएफ क्वालिफाई किया है, ट्रिपल टाइम नेट क्वालिफाइड किया है, मैंने पीएचडी की है, इसके अलावा मैंने 2 बार गेट क्वालिफाई किया है, एमएससी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, यूपीएससी के पेपर्स भी प्री क्वालिफाई किया है, एक ही बार दिया था, प्री क्वालिफाई किया है। केमिस्ट्री के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो सबसे पहला तो काम आप ये कीजिए कि पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप पढ़ेंगे, जब आप जानेंगे, खास करके इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। मैं एक साइंस का टीचर हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जब एमएससी तक मैंने केमिस्ट्री या साइंस के अलावा कुछ और नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। इनफैक्ट पीएचडी करने के ड्यूरिंग मैंने आर्ट्स पढ़ा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ा,
और मुझे लगा कि मैं आज तक शायद दुनिया के 1/10 मतलब 1/10 हिस्से को ही जान रहा था। जब मैंने जीएस पढ़ा, जिसको हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो मैंने दुनिया को देखने का नजरिया समझा कि दुनिया में असल में क्या है। जो इतिहास है वो चक्के की तरह घूम घूम कर वापस आता है। जो कल हुआ था वो कल फिर होगा। ये बात आपको विजनरी बनाती है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको पूरी आंख बंद करके पूरी दुनिया को आप एक बार में देख सकते हैं, कहां क्या है। हर चीज आपको दिखेगी, हर चीज का साइंटिफिक आपको रीजन पता होगा। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। हैबियस कॉर्पस, रिट पिटीशन, आपको उसमें हैबियस कॉर्पस, रिट पिटीशन है, कोवेरेंटो है, मैंडेमस है, आपके सारे फंडामेंटल राइट, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, आपके डीपीएसपी, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, सब कुछ आपको मिलता है। तो सबसे पहला तो मुझे आपका सलाह है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है कि आखिर भारत कैसे बनेगा असली विश्वगुरु। मैं नकली विश्वगुरु की बात नहीं कर रहा कि पीआर या मीडिया के थ्रू लोगों को बता दिया जाए कि भाई हम तो विश्वगुरु हो गए। नहीं, असल विश्वगुरु जहां आज चाइना खड़ा है, जहां आज अमेरिका खड़ा है, जहां आज यूरोप खड़ा है, वहां तक कैसे पहुंचे। मैं थोड़ा आपका टाइम लूंगा, लेकिन बहुत डिटेल में हम बात करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा समय मुझे दें। तो सबसे पहली बात तो पढ़ने की आदत डालें, किताबों से दोस्ती करें। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट हैं, लेकिन आप उन कंटेंट के पीछे मत भागिए। अपनी नॉलेज को इनहेंस कीजिए, क्योंकि जब आप अपने नॉलेज को इनहेंस करेंगे तो आप अपने बच्चों को इनहेंस कर पाएंगे। जितनी भी महिलाएं हैं, आपको क्या लगता है? सबको लगता है कि भाई बच्चों को ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट सिखा दिया, 2 1 जा 2 सिखा दिया, 20 तक सिखा दिया, हमारी ड्यूटी खत्म। अरे नहीं, नहीं खत्म हुई है आपकी ड्यूटी। आपको खुद पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और फिर आपको अपने बच्चे में सीडिंग करनी होगी, सिखाना होगा आपको अपने बच्चे को कि बेटा, बेटी, तुम्हारे क्या है फंडामेंटल राइट्स, इस देश का इतिहास क्या है। उनको बड़े वाले मैप लेके उनको दिखाना होगा कि इंडिया कैसा खूबसूरत दिखता है। अब आप घूम घूम के भी दिखाओगे तब भी तो आप उनको ओवरव्यू नहीं दिखा सकते ना। उनको पढ़ाना होगा पॉलिटी, उनको कानून की जानकारी देनी होगी साइंस के साथ साथ। इससे वो एक बेहतर इंसान तो बनेंगे ही, साथ में उनके अंदर इस बात को वो मोटिवेट होंगे कि कल चल के उनको जुडिशरी में जाना है, अच्छे लॉयर, अच्छे जज बन सकते हैं। वो हो सकता है कि वो प्रोफेसर बने, वो रिसर्च स्कॉलर बने, हो सकता है वो आईएएस बने, आईपीएस बने। मैं नहीं बात कर रहा ग्रुप सी या ग्रुप लेवल की जॉब्स की, मैं बात कर रहा हूं कि कैसे समाज ऊपर पहुंचे। नीचे बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है नीचे। ये समाज एक पिरामिड की तरह होता है, नीचे बहुत भीड़ है, ऊपर खाली है, ऊपर लोग नहीं है। तो हमें वहां पहुंचाना है लोगों को, वहां तक हमारे लोग होने चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको सलाह है वो ये कि पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़िए और पढ़ाइए अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को। हम सबको ऐसा लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा देंगे तो अच्छी बात है, हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए, समाज के बच्चों से क्या मतलब। एक बात बताओ, आप एक बगीचा लगाओ, उस बगीचे में 10 पेड़ लगाओ, और उस 10 पेड़ में से 9 पेड़ सूख जाए, क्या एक पेड़ बच सकता है क्या? नहीं। अगर आप सोचते हो कि आपके समाज के बच्चे गंवार भी रह गए तो क्या फर्क पड़ता है, आपका बच्चा तो इंटेलिजेंट हो गया, ये सोच नहीं चलेगी। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि आप अपने बच्चे को मान लो पढ़ाते हो और आपके समाज के बच्चे अगर पढ़े लिखे ना हो, तो कल चल के जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो वो पलेगा तो उसी समाज में ना। एक सेकेंड, इसकी बैटरी खत्म हो गई, मैं थोड़ी बैटरी बदल लूं। तो आप अपना ऐसा नहीं कर सकते कि आपके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए, समाज के बच्चे डम रह गए, क्योंकि कल चल के आपके बच्चे को उन्हीं बच्चों के बीच खड़ा होना पड़ेगा, वो लौट के उन्हीं बच्चों के बीच आएंगे। इसलिए ये कोशिश कीजिए कि सबको शिक्षा मिले, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। मैंने हमेशा से देखा है सोसाइटी में कि 2 भाई होते, 2 भाई में एक भाई के बच्चे बहुत अच्छा कर जाते, दूसरे भाई के बच्चे अच्छा नहीं करते। ये बहुत खतरनाक है।
वो कल चल के उनके बीच वो बच्चे लड़ेंगे, फिर कल चल के वो उनके बीच डिप्रेशन, उनके बीच बहुत हीन भावना पैदा होगी। फिर आप क्या करेंगे? कल चल के आप तो चले जाएंगे दुनिया से, फिर अगली जनरेशन क्या करेगी? वो तो लड़ेगी। जो कम पढ़ा लिखा वो हमेशा दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। इससे बेहतर क्या ये नहीं होगा कि आप अपने आपके मान लो चाचा मामा सब मिला के जितने भाई बहन हैं सबको पढ़ने में हेल्प करो, और कल चल के सारे अधिकारी पदाधिकारी बनेंगे, सारे लाल बत्ती पीली बत्ती हरी बत्ती, और जीवन में एक दूसरे का साथ जीवन भर देंगे। क्या इस तरह से नहीं सोच सकते हो? सोचने का नजरिया तो बदलना होगा। अच्छा, छोड़िए इस बात को, ये तो आपसी सहमति या आपसी सामंजस्य की बात है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। दूसरी बात मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ते, हमारा समाज आगे क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है हमारे समाज के बच्चों में। नहीं है, नहीं है। आप लिखवा लो मेरे से, ये मैं लिख के देता हूं। हमारे समाज के बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। आप में नहीं है, बच्चों की तो छोड़ दो, आप में नहीं है। आप खुद पे भरोसे से ज्यादा आप ईश्वर पे भरोसा करते हो, किसी गॉड पे भरोसा करते हो, आप अपने आप पे भरोसा नहीं करते। जब आप बुरे वक्त में होते तो आप हाथ जोड़ते, बोलते बचा लो भगवान, भगवान मदद करो, जबकि आपको पता नहीं है कि आपका भगवान यहां बैठा हुआ है, यहां यहां आपके ब्रेन में। आप साइंटिफिक टेम्परामेंट आप फॉलो अप नहीं करते, आप चीजों के सवालों के जवाब नहीं ढूंढते। आप इस बात में विश्वास करते हो कि मान लो। क्यों मान लो? सवालों के जवाब होते हैं। बच्चों को सिखाइए सवाल जवाब करना, बच्चों को सिखाइए बिना लॉजिकल आंसर मिले किसी बात को नहीं मानना। सिखाइए अपने बच्चों को यह चीज कि जब तक कोई बात का प्रूफ ना हो उस बात को ना माने। जब आप बच्चों को सिखाएंगे क्रिटिकल थिंकिंग, तब जाके बच्चे समझदार होंगे। फिर वो कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कोई उनका फायदा नहीं उठा पाएगा। अदरवाइज उनको बेवकूफ बनाना बहुत आसान होगा। मैं हमेशा समाज में देखता हूं कि घर के बच्चे और मां बाप के बीच कम्युनिकेशन नहीं होता। कितना डेंजरस है ये कि आप अपने बच्चों के साथ बेटर तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते। अब जब कम्युनिकेशन नहीं होगी आपके अपने बच्चों के साथ, तो फिर क्या होगा? तो वो उनको जो कुछ कोई सिखाएगा वो तो वही सीखेंगे। देखिए, मैंने समाज में बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने बच्चों को डांटते हैं, डपटते हैं, फटकारते हैं। इस चीज को बंद कीजिए। आपको पता है कि बच्चों के दिमाग में, बच्चों का दिमाग बहुत कोमल होता है। जब आप उनको डांटते फटकारते तो उससे कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन एक तरह का स्लो पॉइजन होता है। वो बच्चे के दिमाग को पूरी तरह से खराब करता जाता है। और जिस बच्चे के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या जिस बच्चे के बचपन में बुरी चीजें हुई है, वो बच्चा आगे चलकर कभी शार्प ब्रेन नहीं बन सकता। या तो वो क्रिमिनल बन जाएगा या तो वो डम बच्चा बनकर रह जाएगा, ग्रुप डी लेवल के, या मतलब ग्रुप डी लेवल का बच्चा बनकर रह जाएगा। मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, सॉरी अगर किसी को लगे। बात ग्रुप डी की नहीं है, बात बच्चों की अंडरस्टैंडिंग की है। और अगर बच्चे को हमेशा प्यार करेंगे, रिवॉर्ड देंगे, अपने घर में एक अच्छा माहौल बना के रखेंगे, तो क्या होगा? तो फिर उस बच्चे के ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होगा जो उसके ब्रेन को रिवॉर्ड करेगा, उसके ब्रेन को बहुत खूबसूरती से बनाएगा। जैसे मैं आपको मिट्टी दूं और बोलूं कि मूर्ति बना दो, और एक बार मैं आपको गाली दे दिया मैंने, आप मिट्टी ऐसे ऐसे मार के एक बस मूर्ति बना दोगे। और जब आपको मैं प्यार से खिलाऊंगा पिलाऊंगा, आपको आपके लिए तालियां बजवाऊंगा, आपके लिए आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ूंगा, तो फिर आप एक बहुत खूबसूरत सी मूर्ति बनाओगे। तो वैसे ही हमारा दिमाग है, और वैसे ही बच्चों का दिमाग इससे भी ज्यादा सेंसिटिव होता है। जब आप बच्चों से प्यार से बात करते हो, जब आप बच्चों को बहुत केयर करते हो, तो उनका ब्रेन बहुत प्यार से सेप अप होता है। और फिर कल चल के जब वो बड़े होंगे तो उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। फिर वो हर चीज में बहुत जबरदस्त सोचेंगे। फिर वो माइक लेंगे तो किसी स्टेज को तोड़ देंगे, इतना जबरदस्त बोलेंगे। किसी से डिस्कस में हारेंगे नहीं, हमेशा परफेक्ट बात बोलेंगे, एक अच्छा इंसान बनेंगे। फिर वो आईएएस, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी तरह के इंटरव्यू बहुत आसानी से क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि इंटरव्यू में क्या देखा जाता है, क्या होता है इंटरव्यू में? यही ना कि उसकी थिंकिंग का लेवल क्या है। तो बच्चों को साइंटिफिक टेम्परामेंट दीजिए। अब ये साइंटिफिक टेम्परामेंट कहां से आएगा? क्या कोई सामान है क्या कि मार्केट से खरीद के दे दूं? नहीं, वो भी समझा रहा हूं मैं। बच्चों पे किसी भी तरह का रिलीजियस सेंटिमेंट मत थोपिए। बच्चों को न्यूट्रल होके बड़े होने दीजिए। अच्छा सोचिए, हमें जो रिलीजियस नॉलेज है हमारे पास, वो कहां से आई? हमारे
पिता ने सिखाई मुझे, मेरे पिता को उनके पिता ने सिखाई, उनके पिता को उनके पिता ने सिखाई, उनके पिता को उनके पिता ने सिखाई। तो उस पैटर्न को सब मानते जा रहे हैं। मेरा यह कहना है कि अगर बच्चे को आप न्यूट्रल होकर बड़ा होने दीजिए, और फिर जब वो बड़ा हो तब वो डिसाइड करे कि उसके बिलीव्स किस में हैं। आप मत डिसाइड कीजिए। इससे बच्चे का खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चे का, और फिर जाके वो बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग की पावर डेवलप होगी। आप देखिए ना, आप कभी भी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे से मिलिए, आप किसी बड़े स्कूल के बच्चे से मिलिए, आप उनसे 2 मिनट नहीं टिक पाइएगा उनके सामने। वो 10 सेकंड में आपको हरा देंगे। 10 सेकंड आप उनसे बात नहीं कर पाइएगा। वो ऐसा लॉजिक देंगे कि आपका मुंह बंद हो जाएगा, और मुंह बंद ना भी होगा तो 4 लाइन इंग्लिश बोलेंगे, आपकी वैसे बोलती बंद हो जाएगी। ये चीज कैसे की डेवलप होगी बच्चों? चलो आप बोलोगे सर क्या वो उनके माँ बाप उनको सिखा नहीं रहेंगे? बिल्कुल उनके माँ बाप सिखा रहे होंगे उनको। वो जो बड़े 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 स्कूलों में पढ़ने वाले 10-10 लाख रुपए की फीस देने वाले, उनके माँ बाप सिखा रहे होंगे। आप नहीं दे रहे ना, आपके बच्चे तो वही 500-1000 रुपए वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, उनको न्यूट्रल होकर बड़ा होने दीजिए, उनको किताबों से सीखने दीजिए, उनको दुनिया से सीखने दीजिए, उनको जो दुनिया का इतिहास है उससे सीखने दीजिए। फिर यकीन मानिए वो बच्चा कंफ्यूज्ड नहीं होगा कभी बड़ा होकर। उस बच्चे के पास एक क्लियर विजन होगा। और क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है, आज का समय एआई का है। बच्चों को एआई से रूबरू करवाइए। बोलो सर हमें तो खुद नहीं आता एआई, हम बच्चों को कहां सिखाएंगे? तो सीखिए ना। अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या इतना नहीं कर सकते हैं? करना पड़ेगा। एआई सीखिए, बच्चों को सिखाइए। आप जब सीखेंगे तो आपको खुद चीजें पता होंगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी स्टोरी बताता हूं। मैं बहुत सिंपल फैमिली से हूं, ठीक है। मेरी माँ भी नॉर्मल पढ़ी लिखी थी। मेरी माँ का एजुकेटेड उनका मतलब उनका इनर सेंस बहुत एक्टिव था। मतलब वो समझदार बहुत है मेरी माँ, लेकिन हाईली एजुकेटेड नहीं है। जब मैंने जेआरएफ किया तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बीएचयू में मेरा एडमिशन हो रहा था। मैं नहीं गया, पता नहीं क्यों नहीं गया, पागलपन था। आज मुझे बहुत रिपेंट होता है इस बात का। मुझे कई लोगों ने बोला था कि चले जाओ, मैं नहीं गया। पूछो क्यों? क्योंकि मेरी परवरिश ही तो ऐसी हुई थी। मेरी परवरिश ऐसी जगह पे हुई थी, ऐसी जगह, ऐसे गांव में, ऐसे घर में हुई थी, ऐसे साधारण से जगह पे हुई थी जहां पर ना माँ बाप का कोई विजन था, ना समाज का कोई विजन था। तो आप सोचो कि मैं 20, 25, 30 साल तक जिस सोच को लेकर बड़ा हुआ, क्या कोई व्यक्ति मुझे 5 मिनट के लिए मिल के मुझे बोलेगा कि तुम्हें यह करना चाहिए, तो आपको लगता है कि मैं करूंगा वो काम? आप अपने बच्चों को बचपन से बड़ा कर रहे हो एक मतलब नैरो माइंडेड सोसाइटी के साथ, उनको एक नैरो ब्रेन दे रहे हो, और कल चल के आप उम्मीद करो कि वो आपका बच्चा कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे। नहीं लेगा भाई साहब, नहीं लेगा वो। आपको उनको बचपन से ही उनको ओपन ब्रेन देना, उनको बताना होगा कि बेटा दुनिया में बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, आईटी है, आईसर है, ठीक है, आईआईएससी है। नाम सुना आपने? नाम भी नहीं सुना होगा। एनआईटी, आपने आईटी और एनआईटी का नाम सुना होगा। आईआईएससी का नाम सुना है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आईसर का नाम सुना है? नीसर का नाम सुना है? ट्रिपल आईटी का नाम सुना है? नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना है? क्यों नहीं सुना है? जब आपने नहीं सुना है तो आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में आप अपने बच्चों को वहां पहुंचा देंगे? तो आजादी का उत्सव मनाने का ये मतलब नहीं कि 15 अगस्त को झंडा लेके हमने पूरा बिल्कुल जुलूस निकाल दिया। नहीं भाई, वो तो झंडा तो हमारे दिल में यहां रहता है। हमारा भारत यहां रहता है, दिल में। किसी को दिखाने या समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे महात्मा गांधी, हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, हमारे सभी क्रांतिकारी, भगत सिंह तो युवाओं के क्या बोलूं मैं, आइडियल है। जब आप पढ़ोगे कभी भगत सिंह को तो आपको लगेगा भाई साहब ये 2025 की नींव में शायद 2000 मतलब कहीं 100-150 साल आगे जी रहा हूं मैं। जब आप उनकी सोच को पढ़ोगे तो वो लोग बात है कि भगत सिंह को एक सिर्फ क्रांतिकारी बना के रख दिया गया क्योंकि उनके विचार बहुत क्रांतिकारी थे। आप अगर उनको पढ़ोगे तो आपको गुस्सा आएगा कि क्यों आज तक आपको भगत सिंह की असली सोच से दूर रखा गया। जानबूझ के सोसाइटी को दूर रखा गया, जानबूझ के सोसाइटी को फंसाया गया गलत चीजों में, जाति, धर्म वगैरह, इन चीजों में। पूरी दुनिया से भारत अलग है। पूरी दुनिया में आर्थिक लड़ाई है। अमेरिका, रूस, जर्मनी, यूरोप, कहीं भी चले जाओ, वहां गरीब और अमीर की लड़ाई है। और जब गरीब और अमीर की लड़ाई होती है तब जाके गरीब
मेहनत करके अमीर बनता है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में गरीब अमीर की लड़ाई बहुत पीछे है। पहले यहाँ धर्म की लड़ाई है, जाति की लड़ाई है। वो आपको इस लड़ाई से निकलने ही नहीं देंगे जो आप आर्थिक लड़ाई, आर्थिक मोर्चे पे लड़ेंगे। आखिर क्यों भारत में हजारों साल से, क्या ये बंद हो गया? ये भी बंद हो गया, कोई ना। आखिर क्यों भारत में हजारों साल से लोग तरक्की नहीं कर रहे हैं? क्यों हजारों साल से लोग फंसे पड़े हैं? क्योंकि यहां असली आर्थिक लड़ाई है ही नहीं भाई साहब। कभी भारत में कभी टेस्ला नहीं पैदा हो सकता, कभी भारत में जुकरबर्ग पैदा नहीं हो सकता, कभी जेफ बेजोस पैदा नहीं हो सकता भारत में। क्यों नहीं पैदा हो सकता? क्योंकि यहां आर्थिक स्तर पे कोई लड़ाई है ही नहीं। जिसके पास जमीन है, जिसके पास खेत हैं, जो जिनके पूर्वजों के पास जो था वो आज भी है, वो चली जा रही है चीजें। एक आम आदमी 2 धुर जमीन के लिए तरसता है, पूरी 2 धुर जमीन के लिए वो पूरी जिंदगी मरता है। एक सेकेंड। खैर कोई बात नहीं, ये चीजें चलती रहेंगी। तो बात क्या है? बात यह है कि आपको असलियत को समझना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कीजिए अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर। किसी भी चीज को कभी ऐसे मत मान लीजिए। कोई आपको कहे कि ऐसे होता, नहीं होता, खारिज कीजिए उसकी बात को। अपने दिमाग से सोचिए। क्योंकि जब आप बाहर अपने दिमाग से सोचेंगे, जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके पास लॉ की नॉलेज होगी, जब आपके पास साइंस आर्ट, चलिए साइंस की नॉलेज तो कम भी हो तो कम काम चल जाएगा, क्योंकि सामान्य जीवन में साइंस चलता रहता है। कभी पुलिस थाने में आपको साइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कोर्ट में आपको साइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी आपको जमीन के मुद्दे पे साइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कभी आपको दो पक्षों की लड़ाई में साइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी लड़का लड़की का मैटर होगा, किसी के फंडामेंटल राइट की बात होगी, वहां साइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीएस की जरूरत पड़ेगी। पढ़िए, सीखिए, बच्चों को पढ़ाइए, उनको आगे बढ़ाइए, फ्यूचरिस्टिक बनाइए उनको। उनको साइंटिफिक टेम्परामेंट डालिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे डीपीएसपी का पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज का भी पार्ट है। ठीक है, 51A 50 मतलब R51A to G है, A to K, हाँ उसके बीच का पार्ट है हमारा कि साइंटिफिक बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना। आप बोलोगे कि भाई साहब आप तो सारी बातें बच्चों के बारे में कर रहे हैं, हमारे बारे में कर ही नहीं रहे। क्या करूं मैं आपके बारे में बात? क्या बात करूं मैं आपके बारे में? क्या सिखाऊं मैं आपको? क्या करने के लिए सिखाऊं? जो आप हो, मैंने अभी क्या बोला कि जो कई सालों की ट्रेनिंग होती है बचपन से आज तक, उसको क्या 2 मिनट में कोई बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, जब आप सीखेंगे। हाँ, एक और सबसे बड़ी बात, महिलाओं का सम्मान। ओह, मेरा बस चले तो मैं तो दुनिया की सारी महिलाओं को पैर छू के प्रणाम करूं, मेरा अगर बस चले तो। अब बोलो सर ऐसा, ये क्या बात हुई? हाँ सच में ये बात है। एक सेकेंड। एक्चुअली मैं क्या इस टाइप के वीडियो में, मतलब मैं वीडियो प्रोफेशनली नहीं बनाता ना। मैं वीडियो प्रोफेशनली नहीं बनाता, तो मैं जब बनाता हूँ वीडियो तो थोड़ा कई बार टाइम लग जाता है। ठीक है, इट्स ओके। हाँ, ये मैं मुद्दे बात कर रहा था। दुनिया से भारत पीछे और क्यों है? भारत के दुनिया से पीछे होने की एक बड़ी वजह है कि भारत में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। भारत में पैट्रियार्की बहुत हाई लेवल की है, बहुत हाई लेवल की पैट्रियार्की है भारत में। पुरुषवाद तो मतलब भारत, शायद भारत में जितना ना एशियन कंट्रीज में जितना है शायद कहीं और नहीं होगा। इसको कम कीजिए। मैं खुद में देखता हूं, मेरी वाइफ है, मैंने आज तक कभी हाथ में कभी एक निडल नहीं लगाई है, कभी नहीं। मेरे हाथों में कभी सुई नहीं लगी है। ब्लड डोनेट करते टाइम लगी, अदरवाइज सुई नहीं, वो निडल नहीं लगी है। मेरी वाइफ ने जब फर्स्ट टाइम बेबी डिलीवर किया, उस टाइम उसको अब मतलब सीजर टाइप का ही हुआ। कितने सारे निडल चुभे, कितना पेन हुआ, कितना दर्द हुआ, लगा जैसे जान चली जाएगी। फिर उसके बाद एक गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, मतलब लगा कि जैसे जान चली जाएगी। एक छोटा सा ऑपरेशन फिर हुआ। अब सोचिए कि मेरी वाइफ सिर्फ मेरे लिए, क्या वो मेरे मेरे मतलब मेरे वो क्या अपने पिता और अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रही है क्या? नहीं, वो मेरे लिए कर रही है। तो क्या वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती? करती है। और ये बात जिस दिन पुरुष समाज समझ जाएगा, उस दिन समाज में बदलाव आ जाएगा। आप अपने बच्चे को ये मतलब बहुत कुछ नहीं सिखाइए, आपने बच्चे को सिर्फ महिलाओं का सम्मान करना सिखा दीजिए। अगर दुनिया का हर लड़का लड़कियों के सामने अपनी आंखें झुका ले, अपने कोई लड़की सामने से आए, अनजान लड़की, अगर उसकी थोड़ी सी आंख झुक जाए, तो यकीन मानिए दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ठीक है, इस दुनिया में बुरे लोगों की कमी नहीं है। मैं
मैं नहीं कहता कि सारे लोग अच्छे हो जाएंगे, लेकिन एक रियल मैन कौन होता है, एक असली मर्द कौन होता है जो महिलाओं का सम्मान करता है, ठीक है, जो कभी महिलाओं से ऊंची आवाज में बात ना करे, जो कभी महिलाओं के सामने बदतमीजी ना करे, जो महिलाओं के सामने अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करे। यकीन मानिए कि अगर ऐसा कोई इंसान बनता है तो वो बहुत खूबसूरत इंसान बनता है, और समाज में जब ऐसे लोग बढ़ेंगे ना, तो फिर समाज बहुत खूबसूरत हो जाएगा। क्योंकि जब आप उनके दर्द को समझेंगे कि महिलाओं ने हजारों सालों से इतना दुख झेला, सोचिए सती प्रथा, स्तन पे टैक्स लगना, ठीक है, विधवा विवाह ना होने देना, सोचिए कितना दुख झेला है महिलाओं ने। सोचिए कितनी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार महिलाएं हुई कि आपके पास कोई गिनती नहीं है। कितना दहेज के नाम पे महिलाएं मारी गई, इसकी कोई गिनती नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। भ्रूण में कभी कभी भ्रूण हत्या के नाम पे बेटे नहीं मारे गए, बेटियां मारी गई। तो आप एटलीस्ट दे नीड सम रिस्पेक्ट, उनको थोड़ी रिस्पेक्ट दीजिए, थोड़ी नहीं पूरी पूरी रिस्पेक्ट दीजिए, उनसे इक्वालिटी का भाव रखिए। ये एक दो ज्योति मौर्य या ये सोनम रघुवंशी के केस से इफेक्ट मत होइए। समाज ने बहुत अत्याचार किया उनके ऊपर, तो कुछ लोगों के बुरे कर देने से पूरी सोसाइटी शक के घेरे में नहीं आ जाती, ठीक है। तो एक बेहतर समाज का निर्माण करें, हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें, अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देकर जाएं। ये बहुत जरूरी है एक विकसित भारत के लिए। और यकीन मानिए, हम अगर अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, हमारे बच्चे आने वाले टाइम में बहुत रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज देखिए ना, एक कोई IAS IPS है, कोई बहुत बड़ी पुलिस की फोर्स है, वो समाज के टैक्स के पैसे से समाज को सुचारू रूप से चलने में मदद करती है। लेकिन क्या वो कुछ उपार्जन करती है? एक DM, SP, SSP, कमिश्नर, क्या वो समाज को कुछ पैदा करके देते? नहीं, कुछ पैदा करके नहीं देते। वो समाज में बस शांति व्यवस्था को कायम रखते हैं। लेकिन जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई साइंटिस्ट होता हो, तो वो एक दवाई बनाता है, अगर उस दवाई को बनाने में उसे 10 लाख रुपए लगे, वो 10 लाख रुपए की दवा वो 10 बिलियन डॉलर्स की, मतलब वो लाखों बिलियन डॉलर की कंपनी खड़ी हो जाएगी। आप सोचिए, जो एक डोलो 650 मेडिसिन है ना, चाहे पैरासीटामोल है, चाहे कोई पेंट कंपनी की पेंट हो, कोई भी मेडिसिन, उसको बनाने में साइंटिस्ट को कितना खर्चा आया? कितना होगा? लाख, 2 लाख, 10-20 लाख, या 1-2 करोड़। लेकिन आज ये दवाइयां मार्केट का कितना % कैप्चर किए हुए हैं भाई साहब? मार्केट में ये अरबों डॉलर का कैप्चर किए हुए हैं। सोचिए, जो फ्रिट्ज हैबर थे, उन्होंने फॉस्जिन गैस बनाई, जिसकी हेल्प से हिटलर ने लाखों लोगों को मार दिया। लेकिन उन्होंने ही अमोनिया बनाया, अमोनिया, और उस अमोनिया से 1960 के समय में धरती ने अनाज पैदा करना बंद कर दिया था, और उस अमोनिया से अमोनियम फॉस्फेट बना, जिससे खाद बनी, और आज तक लोग सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हैं अनाज का, कोई भूखा नहीं रहता है। एक साइंटिस्ट ने यह किया, एक साइंटिस्ट ओपेनहाइमर ने एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया, और पूरी दुनिया में उसके बाद शांति हो गई, फिर कोई 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। एक साइंटिस्ट ने एक बल्ब बनाई, पूरी दुनिया चमक गई। आप उसके पीछे का आप अर्निंग सोर्स भी तो देखिए कि देश को कितना कमा कर दे रहा। आज चाइना है, आप देखिए जितने भी कंट्रीज हैं जहां रिसर्च को वैल्यू दी जाती है, आप उन कंट्रीज की डेवलपमेंट देखिए। आप हमारे बगल में चाइना, आप उनकी डेवलपमेंट देखिए, कैसे वो डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अपना साथी बनाया, ना कि रिलीजन, कास्ट, इन चीजों के बेस जो जो चीजें होती है, जो कंट्रोवर्सीज, इस पे वो नहीं गए। आप देखिए साउथ कोरिया को, साइंस के पीछे वो भागते रहे। जापान को देखिए, उन्होंने साइंस का हाथ पकड़ा, साइंस ने आज उनको कहां पहुंचा, कितनी अच्छी जिंदगी दी आज उनको। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, हम अपने बच्चों को साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं सिखाते। आप एग्जाम ले लीजिए ना, साल में आप 1000 IAS पैदा कर सकते हैं, लाखों की पुलिस की फोर्स खड़ी कर सकते हैं, ठीक है, हर डिपार्टमेंट को भर सकते हैं। साइंटिस्ट कहां से लाओगे आप? कहां से? कितने साइंटिस्ट हैं इंडिया में? 2-4 वो भी पुराने जमाने में हुआ करते थे, आज के समय तो साइंटिस्ट भी पैदा नहीं हो रहे भारत में। तो बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कीजिए, उनको क्रिटिकल थिंकिंग करने दीजिए, हर सवाल का उनको कॉम्प्लेक्स जवाब ढूंढने दीजिए। आप उनको मत बताइए कि हमारे पूर्वजों ने हमें क्या सिखाया, उन्हें बांधिए मत अपनी पुरानी सोच, और जो आप जिस चीज को ढो के ला रहे हैं उसमें मत बांधिए बच्चों को अपने हिसाब से नई जिंदगी का निर्माण करने दीजिए। यकीन मानिए, हमारा देश असली विश्व गुरु बनेगा, और आप उसके सृजनकर्ता बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत लंबी लेक्चर हो गई मुझे लगता है,
तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाइयाँ एक बार फिर से और ऐसे ही हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। हेलो।